नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से मिल रही है। कुछ ही देर में शुरू होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव भवन पहुंचे हैं। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे नेता। राजीव भवन पहुंच चुके हैं और अब बैठक में मरवाही उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव होने हैं। डेट आ चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही बीजेपी ने अपनी तरफ से अभी तक किसी भी रणनीति को उजागर किया है। कांग्रेस की बात करें तो अब प्रत्याशी जल्द ही सामने होगा, क्योंकि आज चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी। हालांकि बैठक 7 बजे के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और उसमें उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। आज तय कर देंगे, लेकिन घोषणा तो वहां से एआईसीसी से होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की अप्रूवल के बाद जारी होता है और वो वहीं से जारी होगा, दिल्ली से जारी होगा। तो वो कल जारी हो जाएगा या परसों जारी हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक है, मरवाही उपचुनाव होना है। कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है, जोगी परिवार के लिए भी साख का सवाल है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो अब रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। आज की बैठक में नाम तय हो जाएंगे कि आखिर पैनल बनाकर किन नामों को ऊपर तक भेजना है। बिल्कुल जिया, मरवाही उपचुनाव कांग्रेस के लिए शाख का सवाल है, क्योंकि अब तक के उपचुनाव कांग्रेस जीतती रही है सत्ता में आने के बाद। आज जो बैठक होने जा रही है चुनाव समिति की, वो बेहद अहम है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया, कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, टीएस सिंहदेव, सांसद छाया वर्मा समेत तमाम जो समिति के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। आज नामों को तय कर लिया जाएगा और उसे एआईसीसी के अप्रूवल के बाद घोषित किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी ये भी है जिया कि जेसीसीजे के 2 ऐसे नाम जो कि काफी करीबी माने जाते हैं जोगी परिवार के, जिनमें कि एक समीर अहमद बबला और दूसरे पंकज तिवारी, ये 2 लोग आज जेसीसीजे की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इसकी भी घोषणा कुछ देर में हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में जो है न सिर्फ नाम पर जो है राज खुल जाएगा, बल्कि 2 अहम नेता भी जेसीसीजे के कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद राजनीतिक समीकरण भी काफी बदल जाएगा। बिल्कुल रजनी, क्योंकि यहाँ पर समीकरणों को साधना बेहद जरूरी होगा इस उपचुनाव में। एक ही सीट है, ऐसे में तीनों ही पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। दूसरी बड़ी और विशेष बात यह है कि आरक्षित सीट है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो तीनों ही पार्टियों ने दमखम लगाया। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो संसाधन जुटाना थोड़ा सा आसान रहा इस बार, क्योंकि सरकार है अभी कांग्रेस की वहां पर। दूसरी बात यह कि तमाम घोषणाएं की गई हैं, इसलिए कांग्रेस को इस सीट से ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, जिसकी सरकार होती है चुनाव में कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक प्रभाव जरूर होता है, सकारात्मक असर जरूर होता है उस पार्टी के साथ। और कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। और एक अच्छी चीज कांग्रेस के लिए ये भी है कि पिछले जो 2 उपचुनाव हुए कांग्रेस ने बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। मरवाही जो कि अजीत जोगी का गढ़ माना जाता रहा है, जोगी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, अब कांग्रेस के लिए ये शाख का सवाल है। जोगी परिवार के साथ अजीत जोगी के निधन के बाद सहानुभूति फैक्टर जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस अपने 1.5 साल के काम को लेकर जनता के सामने जाना चाहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन कौन से नाम तय होते हैं। जेसीसीजे से लगभग ये तय ही है कि अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा से अब तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। नाम जब सामने आएंगे उसके बाद जो तस्वीर है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो और ज्यादा साफ होगा। लेकिन रजनी, क्या ऐसा लगता है कि हालांकि जेसीसीजे की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है कि कौन रहेगा सामने, वहीं बीजेपी की तरफ से भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन सब का इंतजार नहीं करेगी या वेट एंड वॉच की स्थिति में होगी? ऐसा नहीं लगता? अगर आज नामों का जो विचार है वो हो जाता है और उसके बाद आला कमान तक भेजा जाता है, केंद्रीय चुनाव समिति अगर उस नाम पर मुहर लगा देती है, तो जल्द ही ऐलान किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से भी। बेशक जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। भाजपा की चुनाव समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है और भाजपा ने 4 नाम जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं। वहां से जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा भाजपा नामों की घोषणा कर देगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें
तो आज होने वाली बैठक के कुछ दिनों के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन का आज पहला दिन था। पहले दिन किसी भी पार्टी ने नामांकन नहीं भरा है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में सभी पार्टियों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और नामांकन भी हो जाएगा। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यही वजह है कि अब तीनों ही पार्टियां जल्द ही अपने पत्ते खोलेंगी ताकि जल्द से जल्द नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके। रजनी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून को लेकर सियासत तेज है और केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीदी के लिए नया कानून लाएगी और इसके लिए जल्दी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। भूपेश बघेल कैबिनेट में इस पर फैसला भी हो चुका है। तो इस पर बीजेपी ने सरकार पर राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि सरकार को किसानों को शपथ पत्र देना चाहिए कि वो अपना कानून लागू करेंगे, क्योंकि केंद्र का कानून लागू करना राज्य सरकार की बाध्यता है। छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे और इसके लिए विधेयक तैयार किया जाएगा। चारों विधेयकों के प्रतिरूप में केंद्रीय कानून को किस तरीके से हम अपने कानूनों के माध्यम से हम अपने किसानों की, श्रमिकों की और गरीबों की मदद कर सकें, उसके लिए हम कानून बनाएंगे और इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। जब विधानसभा के अंदर समिति के पास आया था अभिमत के लिए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया था वो सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा, एक धारा है जिसमें 3 दिन के अंदर पेमेंट देना कंपलसरी है। छत्तीसगढ़ के किसान को 2500 रोज समर्थन मूल्य का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो 3 दिन में नहीं करे तो क्या सरकार उनके खिलाफ में FIR करेगी? वो उसमें प्रावधान है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीआर पुनिया ने मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों के साथ धोखा किया है। जो किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों के खिलाफ जो काले कानून पास किए हैं, उसके बारे में भी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 3 दिन पंजाब फिर हरियाणा, तो उसके लिए एक आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरे देश भर में वो मुहिम जारी है और ये मुहिम जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिए जाते, कानून वापस नहीं लिए जाते। तो कृषि बिल जब से कानून बना है, जब से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ वैसी ही परिस्थितियां नजर आती है। यहां पर सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून को लागू नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए अलग से एक कानून बनाया जाएगा जो छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इस पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, सवाल उठा रहा है। इसी पर आज खास चर्चा रहेगी, जरूर देखें आज रात 8:30 बजे आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दुर्ग की, जहां के मातरोडीही में किसान की आत्महत्या के बाद गठित बीजेपी विधायक दल की टीम ने आज किसान के परिवार से मुलाकात की। टीम में शामिल जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल ने मृतक किसान के पिता से बात कर घटना की जानकारी ली। विधायक दल की टीम ने घटना के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया और राज्य सरकार से नकली खाद और नकली दवा की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। वहीं भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम बघेल से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस्तीफे की मांग की है। और खबर कोंडागांव से आपको बता दें, जहां गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 5 उच्च अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी अनंत साहू, डीएसपी निकिता तिवारी, एसडीओपी अमित पटेल एसआईटी में शामिल हैं। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है। धनोरा थाने के तत्कालीन टीआई रमेश सोनी को सस्पेंड किया जा चुका है।
5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी भी फरार हैं। गैंगरेप मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन इस एसआईटी के गठन के बाद अब जांच की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। बता दें कि एसआईटी में 5 उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये उच्च अधिकारी अब जांच करेंगे और देखना होगा क्या खुलासा होता है। आपको बता दें कि एसआईटी अपनी जांच अब आगे बढ़ा चुकी है और 5 उच्च अधिकारियों की जो टीम है वो अब जांच कर रही है, पूछताछ में जुटी हुई है। कोंडागांव के धनोरा में हुए गैंगरेप के विरोध में आज कोंडागांव के गांधी चौक पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एकांकी सांसद मनोज मंडावी भी शामिल हुए। सांसद ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। तो कोंडागांव की केशकाल में युवती से गैंगरेप के मामले में सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। घटना के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है, लेकिन बीजेपी अब मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। तो वहीं कांग्रेस हाथरस घटना को लेकर विपक्ष से सवाल कर रही है। ये एसआईटी बनाकर इस पर लीपा पोतने का प्रयास ये कांग्रेस की सरकार नहीं करे, क्योंकि 2 वर्षों के अंदर में जितनी भी एसआईटी बनी है, इस एसआईटी का कोई महत्व नहीं रहा है। ये एसआईटी केवल अपने बचाव के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हमेशा करती रही है। यदि थोड़ी भी ईमानदारी और थोड़ी भी नैतिकता बलात्कार के नाम पर इस तरह की घटनाओं से यदि कांग्रेस को है, तो मुझे लगता है इसकी न्यायिक जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने एसआईटी गठित की, 7 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर राजनीति करके हाथरस, भदोही और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जो कलंक लगे हैं और पूर्व में जम्मू में कठुआ और उन्नाव की घटना में भाजपा के लोगों की संलिप्तता, भाजपा के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जो सामने आई है, उसे छिपाने के लिए इस मसले को तूल दे रही है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों द्वारा चलाई जा रही मुहिम रंग लाई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि जांजगीर के राहौत गांव के रहने वाले जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने 1 अक्टूबर को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर भागवत ने सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की है। परिजनों ने अपनी शिकायत में 5 सीनियर्स के नाम भी दिए थे और जांजगीर चांपा में जस्टिस फॉर डॉक्टर भागवत देवांगन के नाम से मुहिम भी छेड़ रखी थी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने आत्महत्या की थी और बताया जा रहा था कि रैगिंग से परेशान होकर डॉक्टर भागवत देवांगन ने ये कदम उठाया था। इसके बाद एक मुहिम छेड़ी गई जिसमें सभी ने यह मांग की कि डॉक्टर भागवत देवांगन को न्याय मिले। अब टीएस सिंहदेव ने शिवराज सिंह चौहान से भी मामले की जांच करने के लिए अपील की जा रही है। और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, यहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 93 ग्राम ड्रग्स पाउडर के साथ पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में इस तस्करी के तार गोवा और पुणे से जोड़ना पाया गया है। इस केस में राजनीतिक कनेक्शन होने की भी संभावना दिख रही है। ड्रग्स सप्लाई के लिए कोड का इस्तेमाल होता था। जैसे मुख्य आरोपी अभिषेक शुक्ला का नाम कोड में डेविड था, तो वहीं रायपुर एसपी ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है। जल्द ही रायपुर से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी होगी। आगे बढ़ते हैं। भिलाई में निपरा स्टील फैब्रिकेशन कंपनी परिसर में गैस टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया छावनी में स्थित निपरा स्टील फैब्रिकेशन कंपनी के परिसर में खाली टैंकरों की मरम्मत का काम चल रहा था। वेल्डर रिजवान खान अपने 2 हेल्परों के साथ वेल्डिंग का काम कर रहा था। वेल्डिंग के दौरान टैंकर पूरी तरह से बंद था, जिससे टैंकर के अंदर गोलदार गैस का दबाव बना और तेज धमाका हो गया। तेज धमाके के साथ टैंकर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से
मोहम्मद रिजवान खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ काम कर रहे दोनों हेल्पर घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सुकमा में नक्सलियों ने छुट्टी पर गए जवानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। नक्सली हमले में 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों में कोंटा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि सोयम रमेश और सोयम कन्ना दोनों सगे भाई हैं, जो अपने बड़े पिता के निधन होने पर एराबोर थाना क्षेत्र के कोगंडम गांव आए हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने धारदार हथियार से जवानों पर हमला कर दिया। हालांकि जवानों और ग्रामीणों द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद कायर नक्सली भाग खड़े हुए। जवान सोयम रमेश दंतेवाड़ा और सोयम कन्ना सुकमा में पोस्टेड है। सोयम रमेश दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा का सुरक्षा गार्ड है। बलरामपुर से सरकारी जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत विजयनगर का है और यहां पुलिस ने 1300 एकड़ सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा देखा गया है। पूरे मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि पिछले 1 महीने में शासकीय रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का यह दूसरा मामला है। फिलहाल पुलिस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। आपने अक्सर दूरदराज के इलाकों की खस्ताहाल तस्वीर देखी होंगी। ना तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं होती हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी यहाँ पहुंच पाता है। लेकिन इस मिथक को तोड़ा है गरियाबंद की एसडीएम अंकिता सोम ने। एसडीएम अंकिता सोम 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर भालू डिग्गी गांव पहुंची और ये इलाका नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद एसडीएम ने हौसला दिखाते हुए गांव का ज्यादा समय उनको दिया, जायजा लिया और ये पहली बार है कि पहाड़ के ऊपर बसे इस गांव में कोई अधिकारी पहुंचा हो और विकास कार्य की समीक्षा की हो। आपको बता दें कि एसडीएम अंकिता ने गांव के हर घर जाकर लोगों का हालचाल भी जाना और शासन की योजनाओं की जानकारी भी ली। गांव वालों ने एसडीएम को हाथियों के आतंक की जानकारी दी, मुआवजे की मांग की। ऐसे में एसडीएम ने तत्काल वन अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। एसडीएम ने यहां रेडी टू ईट फूड की उपलब्धता और राशन की भी जानकारी ली। महिला अधिकारी को अपने बीच पाकर गांव वाले भी बेहद खुश नजर आए। हम भालू डिग्गी के लिए कुल्हाड़ी घाट से चढ़े, जबकि आज तक कोई अफसर नहीं चढ़े थे। ये पहला एसडीएम है, महिला मैडम है, तो समस्या देखे और उसको स्वीकृति करने के लिए हम निवेदन किए हैं। निवेदन करें कि पूरे कमार को यहाँ विकास दिलाना चाहिए। स्कूल है, आंगनवाड़ी है, ये नाला है, पुलिया है, सबको बनाने के लिए हम निवेदन किए हैं। 22 घर ऐसे हैं जिसके प्रकरण आए हैं। मैंने वन विभाग से जांच पड़ताल की तो लगभग वही सब मुआयना करने गया था। जाना तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं यहीं लोकल नगरी की निवासी हूँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी जगह है, उसके लिए क्या है, काम है, जगह अपनी है, कोई समस्या नहीं थी। हमारी टीम मैडम के अगुवाई में गए थे और वहीं देखे कि यहाँ पर कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। ये सब हम वहाँ पे देखे निरीक्षण किए हैं और गाँव वालों से चर्चा के बाद बहुत सारे ऐसे काम हमको वहाँ पे सैंक्शन करने का आवश्यकता पड़ेगा। उसको यथासंभव जो शासन की योजनाएं हैं उसके माध्यम से लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।